संघ के प्रचार की भूमिका ये होती है कि जहाँ कम वहाँ हम। तो अभी मुझे खाना पूर्ति करनी पड़ रही है। राज्यपाल महोदय को ही 10 मिनट का समय है। तो इस बीच आप सबको भी बैठाए रखना और अभी तो सहज रूप से उनके मुंह से निकला कि मैं बड़ा व्यस्त हूँ। तो घर जाकर मैंने फिर कविता बनाई, इन दिनों मैं व्यस्त हूँ, मैं ही नहीं परिचित सभी कहते यही मैं व्यस्त हूँ। नियमित समय पर जागना सोना कभी मैं कर नहीं पाता क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। अखबार पर नजरें घुमा लेता हूँ मैं, पर पढ़ नहीं पाता क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। स्वाध्याय की इच्छा अधूरी रह गई, पर क्या करूँ मैं व्यस्त हूँ। देश की बिगड़ी स्थिति चिंतित हूँ मैं, पर क्या करूँ मैं व्यस्त हूँ। पर कभी थोड़ा समय पा आईने में देख लूं अगर मैं स्वयं को, सत्य आता सामने। व्यस्त नहीं मैं अस्त व्यस्त हूँ, अस्त व्यस्त हूँ, अस्त व्यस्त हूँ। तो अपनी इस अस्त व्यस्तता को भी जरा व्यवस्था में लाना, ये भी एक बड़ा काम है। तो यहाँ जितने लोगों को हमने अब तक सुना, सब लोगों ने अपने अपने अनुभव और उसके आधार पर जो काम हम कर रहे हैं साहित्य सृजन, इसके बारे में कहा। साहित्य सृजन का मूल स्रोत होता है स्वांत सुखाय। जो साहित्य स्वांत सुखाय न हो, अपने आप को सुख न देता हो, वो साहित्य औरों तक पहुंच भी नहीं पाता। और इसलिए साहित्य की पहली, जिसको कहा जाए कि स्टेप, पहला पद कि यही है कि स्वांत सुखाय। तो ऐसे ही स्वांत सुखाय भी कुछ मैंने लिखा। डॉक्टर जी के जीवन से प्रेरित होकर संघ के कार्य में लगे थे हम, इसलिए डॉक्टर जी के जीवन पर लिखा। 101 कड़ियों में उनका सारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक। और उसकी जब प्रस्तावना लिखने के लिए विष्णुकांत शास्त्री जी के पास पांडुलिपि भेजी गई, उन्होंने बहुत कम शब्दों में लेकिन बड़ी मार्मिक प्रस्तावना लिख दी। और उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी साहित्यकार को या किसी भी व्यक्ति को अपने आप को स्थापित करना हो तो किसी बड़े का सहारा लेना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण भाला ने भी अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए बड़े का सहारा लिया है, और वो बड़े है डॉक्टर हेडगेवार। संयोगवश जो रचना बनी थी, मैंने तो एक ही छंद में लिखी थी, लेकिन संगीतकार ने उसको अलग अलग प्रकार से स्वर देकर होती हुई पंक्तियां वो चल रही थी। उसी समय वहां एक नृत्यांगना आई और वो स्वर सुनकर उन्होंने कहा कि इस पर तो एक नृत्य नाटिका हो सकती है। तो अभी इन दिनों डॉक्टर जी के जीवनी पर लिखी हुई उसी काव्यखंड के ऊपर नृत्य नाटिका पूरे देश भर में कई स्थानों पर प्रस्तुत की जा रही है। तो जो स्वांत सुखाय था वो जनहिताय हो गया, जनता के लिए काम आने लगा। और उससे प्रेरित होकर फिर मेरे मन में एक बात आई कि असम के एक महापुरुष है श्रीमंत शंकरदेव, जिनके बारे में भारतवर्ष में बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि शंकरदेव कहते ही लोग कहते हैं अच्छा शंकराचार्य की बात कर रहे हैं आप। तो शंकराचार्य अलग है, शंकरदेव अलग है। नव वैष्णव, ये उन्होंने एक नया विचार, नया चिंतन, पूरे देश का भक्ति आंदोलन जो है उसका अध्ययन करने के बाद सृजन किया। और असम में जाकर उसको कई प्रकार की विधाओं से, नव विधा होती है, उन्होंने कई प्रकार की विधाओं से, नृत्य के माध्यम से, गान के माध्यम से, वादन के माध्यम से, और सभी में वो एक्सपर्ट थे। और इसलिए उन्होंने जो लिखा, उनके जीवन से प्रभावित होकर असम ने उनको अपना महापुरुष माना। और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जीवनी पर एक 26 एपिसोड का
धारावाहिक वो लिखा तो टीवी ने उसे स्वीकार किया, टीवी पर वो दिखाया गया। अब इसे एक नृत्य नाटिका का रूप दिया जाए, ऐसी भी इच्छा कई लोगों ने प्रकट की। तो वो अभी भी मैंने वो लिख कर दिया है। हो सकता है कि अगले 1-2 महीने बाद शंकर देव की जीवनी पर भी नृत्य नाटिका हम लोग देख पाएंगे। तो इस प्रकार से जो स्वांत सुखाय है उसको जनहिताय लगाना, यह वास्तव में साहित्यकार का काम होता है। साहित्यकार वही करता है, स्वाभाविक रूप से उसके हाथ से यही होता है। एक बार एक संविधान की बड़ी मोटी सी पुस्तक जब मेरे जिम्मे हिंदुस्तान समाचार का काम था, उस समय मुझे हमारे प्रबंधक ले आए और कहने लगे कि ये संविधान की पुस्तक है। मैंने कहा इतनी मोटी पुस्तक लेकर कौन घूमेगा और कौन पढ़ेगा? नहीं, बोले हाथ से लिखी हुई पुस्तक है, इस पर चित्र से इसको सजाया भी गया है, इसको जरा आप देखिए। वो जब देखा मैंने तो अभिभूत हुआ मैं कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हाथ से जो लिखा है वो इतना सटीक और सुंदर है कि उसको पढ़ने में ही आनंद आता था। और फिर उसको सजाया भी गया चित्रों से। तो जानकारी निकाली तो ध्यान में आया कि बंगाल के एक बहुत बड़े कलाकार नंदलाल बोस, उनके जिम्मे ये काम दिया गया था, उन्होंने उसी चित्रों से सजाया। एक छोटा मोटा चित्रकार मैं भी हूँ, तो चित्रकार के नाते मैं सोचने लगा कि चित्रकार कोई भी चित्र अंकित करता है तो किसी न किसी मानसिकता से करता है। और वो मानसिकता क्या होती है? तो जैसे कोई पूजा घर है, उससे कहा जाए कि यहाँ चित्र बनाओ तो पूजा घर के लायक चित्र बनाएगा। रसोई घर है तो रसोई घर के लायक चित्र बनाएगा। शयन कक्ष है तो शयन कक्ष के लायक चित्र बनाएगा। तो चित्र की भूमिका अपने आप बदल जाती है, भूमिका के साथ चित्र का स्वरूप बदल जाता है। तो नंदलाल बोस ने भी संविधान के 22 भागों पर अगर कहीं 1 कहीं 2 ऐसे चित्र अंकित किए हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने कोई सोच कर किया होगा। इसलिए उस पर भी मैंने सोचना शुरू किया। उस पर लेख लिखे गए, फिर उसकी पुस्तक छपी। उस पुस्तक की प्रस्तावना कौन लिखेगा? तो संविधान के जानकार सबसे बड़े व्यक्ति डॉक्टर सुभाष काश्यप, ये अगर लिख सके तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं उनके पास गया। उनको जब बताया तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ूंगा और तब लिखूंगा। 2 दिन का समय मांगा उन्होंने। 2 दिन बाद जब पढ़कर उन्होंने लिखा तो मैं अभिभूत हो गया। उन्होंने लिखा कि संविधान पर लिखने वालों की बिरादरी में मैं लक्ष्मी नारायण भाला का स्वागत करता हूँ। बड़ा आनंद आया पढ़कर, और उसके कारण फिर उत्साह बढ़ा। लोगों ने मेरे सेमिनार वेबिनार कई जगह आयोजित किए। एक वेबिनार में जो दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित था, उनका वेबिनार समाप्त होने का फोन आया कि आज के वेबिनार में रिटायर्ड चीफ जस्टिस R.C. लाहौटी जी भी थे, उन्होंने आपको बधाई देने के लिए कहा है। मैंने कहा चलो बधाई स्वीकार। फिर उन्होंने कहा कि उनकी एक और इच्छा है कि इन चित्रों की व्याख्या के समय आप संदर्भ के तौर पर जो थोड़ा इतिहास बोलते हैं संविधान का, उस पर भी आप लिखें। ये उनकी इच्छा है। मैं सोचने लगा कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस जब मेरे से इच्छा प्रकट कर रहे मेरे सामने, तो निश्चित रूप से कुछ लिखने लायक है मेरे पास। इसलिए फिर मैंने उस पर लिखना शुरू किया। 20 लेख बने, उसकी पुस्तक बनी। उस पुस्तक का भी प्रकाशन हुआ, संविधान की जन्मकथा। तो जिस देश का, अर्थात इंग्लैंड का, कोई लिखित संविधान नहीं है एक अक्षर का भी, उस देश से छुटकारा पाने के लिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों लिखना पड़ा, ये एक बड़ा रहस्यमय कारण था उसका। वही खोज कर निकाला तो एक नई पुस्तक बनी, वो भी काफी चल रही है, उस पर भी चर्चाएं हो रही है। तो इस प्रकार से स्वांत सुखाय किया हुआ काम वो जनहिताय काम में आ रहा है। संविधान की पुस्तक का जो स्थान स्थान पर सेमिनार वेबिनार हुआ, भोपाल में एक सेमिनार मेरे लिए बड़ा यादगार बन गया। वो इसलिए बना कि उस सेमिनार की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो 3 विश्वविद्यालयों के
कुलपति या कुलाधिपति इस पद पर थे। पूरा सुनने के बाद अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि मैं भाला जी को जानता हूँ, वो कैसा लिखते हैं ये भी जानता हूँ, उनकी कई पुस्तकें मैंने पढ़ी है, और इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये जो पुस्तक उन्होंने लिखी है ये इन्होंने नहीं लिखी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अध्यक्षीय भाषण में क्या बात बोल रहे हैं। तो फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगे कि हाँ भाला जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पुस्तक आपने नहीं लिखी, ये आपसे नंदलाल बोस की आत्मा ने लिखवाई है। तो वास्तव में ये ध्यान में आता है कि चाहे डॉक्टर जी के जीवनी पर लिखूं, चाहे संविधान पर लिखूं, कोई ना कोई आत्मा है जो चाहती है कि ये काम हो, और वो किसी न किसी लेखक के माध्यम से काम करवाती है। तो इस भावना से जब हम लिखेंगे, उसका सृजन करेंगे, तो निश्चित रूप से स्वयं को तो सुख प्राप्त होगा ही, और जनता का हित भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। संविधान की एक और छोटी सी बात बता दूं। जब उन चित्रों की व्याख्या इन्होंने मेरे से पूछी डॉक्टर सुभाष कश्यप जी ने, तो मैंने एक दो चित्रों का वर्णन किया उनके सामने। फिर कहा कि नंदलाल बोस भी एक मनुष्य है, मनुष्य के हाथ से कुछ गलतियां भी होती है। तो एक बहुत बड़ी गलती उनकी भी असावधानी के कारण इस संविधान में हुई है। तो चौंक गए, उनके हाथ से गलती हुई है। मैंने कहा हाँ जी, क्या गलती हुई है? मैंने कहा भाग 12 में जिसका विषय है कि राज्य और केंद्र इन दोनों के बीच जो आर्थिक लेन देन होगा उसमें शुचिता रहे, उसमें पारदर्शिता रहे, इस पर लिखा गया है। और स्वाभाविक रूप से नंदलाल बोस के मन में आया कि पैसों के लेन देन की और शुभ की बात है, तो इस पर स्वस्तिक अंकित करना चाहिए, और उस स्वस्तिक के कारण जो सुख फैलेगा, जो आनंद फैलेगा, उसका प्रकटीकरण नटराज कर रहे हैं, इसलिए नटराज का चित्र भी दिया जाए। तो ये दो चीजें उन्होंने चयनित कर ली। संयोगवश स्वस्तिक उल्टा छप गया, जो कि अशुभ होता है, और नटराज का चित्र जो छपा है वो दो तरफ से खंडित हो गया। उसके कारण क्या है वो बात की बात है, लेकिन नटराज खंडित है, स्वस्तिक उल्टा है, और देश चाहता है कि देश के आर्थिक लेन देन में शुचिता हो, पारदर्शिता हो, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। राजनीति तो भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है। तो फिर ये क्यों हुआ ऐसा? तो कारण यही है कि उनके हाथ से जो असावधानी के कारण गलती हो गई, स्वस्तिक उल्टा छप गया और नटराज खंडित हो गया। ये बात जब मैंने उनको बताई तो कहने लगे कि आपने संविधान देखा भी है या ऐसे ही लिख रहे हैं आप? मैंने कहा जी मैंने देखकर ही लिखा है, तो मुझे दिखाइए। तो उनके यहाँ संविधान पढ़ा हुआ था, मैंने उठाकर उनको दिखाया। देखने के बाद वो एक बार मेरी तरफ देखते हैं, एक बार संविधान की तरफ देखते हैं, और कहते हैं कि 70 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, आज तक किसी के ध्यान में नहीं आया कि नटराज खंडित है और स्वस्तिक उल्टा है। आपने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए आपको साधुवाद। तो ये जो सारी चीजें हैं, थोड़े बारीकी से देखेंगे तो कई चीजें ध्यान में आती है, और अपने मन के संतोष के लिए उसे प्रकट करेंगे तो जनता तक पहुंचती है, जनता के हित में उसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से राज्यपाल महोदय का आगमन हो रहा है। तो